Hello friends, how are you all? Hope all of you are well. Actually in the previous video I had described you through my laptop some of the animations. I hope all of you have understand. देखो कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा लगे कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज़ को आप लोग तुरंत ही वहाँ पर कमेंट करो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा। तो क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो कमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो सारे डाउट को क्लियर करूँगा। तो आपने देखा पहले मैंने किस तरह से वेव थ्योरी आपको बताया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी से ही हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट निकला था उसमें मैंने बताया था c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, मतलब जो स्पीड था वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट था, राइट। मैंने वेव थ्योरी से बताया था। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरफ बढ़े थे तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आया था। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में मैंने आपको ये एनर्जी जो है कितना रिलीज होगा तो E इज इक्वल टू एच न्यू होगा, और यहाँ पर ये H जो है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है, न्यू के बदले हम लोग c बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c। वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। उसको हम लोग मीटर में अगर रिप्रेजेंट करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है, तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट का बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू के बदले हम लोग c बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। आज मैं आपको इसका एक छोटा सा एनिमेटेड पार्ट दिखाऊंगा, जिस एनिमेशन से आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया वो कंसेप्ट को पहले समझने की कोशिश करना कि आखिर ये किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, दोनों का जो रिलेशन है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ MBA² उसके बारे में बताया था। आज जो हम लोग मेन पढ़ेंगे ये था, मेन है हमारा एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोग ये जो लाइन आएगा स्पेक्ट्रम लाइंस उसके बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रास पढ़ेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए अभी जो वक्त है एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, और ये कंसेप्ट जैसे ही आपको समझ में आए उसको नोटबुक में लिख लेना। क्या होता है कि जब भी कोई कंसेप्ट हमें समझ में आते हैं तो हम लोग माइंड के भरोसे छोड़ देते हैं, या आई हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नाउ नो नीड टू राइट, यस, but it is not good thing. Whenever you are understanding any type of comments or any type of concepts, so please write in a notebook. At a time if you are not having a notebook, then just write in a WhatsApp chat to anyone so that they can understand. If your friends are also in the same group, so you can just write that concept in that WhatsApp group also, so they can also understand. Got it? तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक छोटा सा एनिमेटेड पार्ट है, देखिएगा आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मैं समझता हूँ इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्यों फेल हुआ था, उसका क्या ड्रॉबैक था। तो उसके मेन ड्रॉबैक्स के जो थे, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बताया था, और उन्होंने मेन क्या था कि आखिर ये जो कौन सा कलर इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएट करता है उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया था, और उन्होंने एनर्जी मतलब कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये मतलब कौन सा उसका एनर्जी लेवल है उस चीज़ के बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टेबल है या एटम स्टेबल है या नहीं है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। और जो मैक्सवेल का थ्योरी था कि उसको इलेक्ट्रॉन रेडिएट करके उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जैसे कि अभी आपने देखा वीडियो में। उसके बाद फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया था, राइट। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कि मतलब ये स्पेक्ट्रा मतलब किस तरह से एटम स्पेक्ट्रम इमिट करता है, कंटिन्यूस में या डिसकंटिन्यूस में, उस चीज़ के बारे में भी हमारे रदरफोर्ड साहब नहीं बताए थे, जिस कारण से उनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई।
अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ था उसके बारे में मेनली उन्होंने नहीं बताया था, राइट। उसके बाद वो ड्रॉबैक्स जैसे ही उनको पता चला तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके ड्रॉबैक्स को निकाल करके एक अच्छी थ्योरी बनाया जाए। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो बिहेवियर था, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे नील बोर साहब जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर काफ़ी रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एनर्जी लेवल्स दिया। अब देखो किस तरह से एनर्जी लेवल्स में कौन सा एनर्जी लेवल रहेगा तो किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये जो देख रहे हो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जिसमें मैंने आपको बताया अभी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और उसके बाद बोर ने अपना क्या क्या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए आप अगर सन से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है और वो हमारे अर्थ तक पहुंचता है, राइट, तो उसमें क्या होगा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो रेडिएशन था वो उसका नेचर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था, हेनरी हर्ज ने बताया था, मैक्स प्लांक ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके डेवलपमेंट के ऊपर में काम भी किया कि आखिर ये जैसे वाटर वेव्स होता है, साउंड वेव्स होता है, तो उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेव्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर में बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, जिसमें आप देख सकते हैं मैक्सवेल, हर्ज, प्लांक और आइंस्टीन का बहुत बड़ा योगदान था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी में। अब यहाँ पे देख रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं। जब आप लोग बीटेक में जाओगे और स्पेशली जब मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अभी देखे हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग बोर मॉडल की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों उसका नाम पड़ा था? क्योंकि वो जो एट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द वेव्स जो था वो प्रोपागेशन डायरेक्शन में था, इसीलिए उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रखा गया, जिसके ऊपर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये देख रहे हो आप, इस वीडियो को गौर से देखना, ये वीडियो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। अब आ जाइए कि वेव का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ था जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया अभी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, राइट, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली। अब आ जाइए, जब आपने ये तीनों को समझ लिया तो उसके बाद आप वेव लेंथ किसको कहोगे? तो देख लो यहाँ पे दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? वेव लेंथ। अब आ जाओ किस में हम लोग वेव लेंथ को मेज़रमेंट करेंगे? तो उसको सेंटीमीटर, मीटर या फिर एंगस्ट्रम में हम लोग उसको मेज़र करते हैं। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे? अब 1 सेकेंड में कितना साइकिल ये पास हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी करेंगे। देखो इसको न्यू से डिनोट किया जाता है, जो यूनिट होता है उस फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है। अब देखो यहाँ और वेव लेंथ, जो दो क्रेस्ट और दो ट्रफ का जो डिस्टेंस मैंने बताया था, ये क्या है? डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। कितना 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया है? अब देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में या वेलोसिटी ऑफ अ वेव के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इसमें क्या है कि आप खुद देख लो कि जो क्रेस्ट और ट्रफ है, ये दोनों 1 सेकेंड में कितनी बार पास करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार 10 वेव्स पर सेकेंड दिया है, राइट, मतलब 1 सेकेंड में 10 साइकिल वेव्स का जाता है, तो इसका 10 हर्ट्ज हो जाएगा। अब ये एंटी स्पेस में किस तरह से ट्रेवल करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझो। वेव का जो अंतिम कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेव नंबर। वेव नंबर किसको कहेंगे? 1/λ, जो मैंने आपको बताया था कि आखिर जो ये वेव लेंथ का जो 1 सेकेंड में कितने वेव लेंथ होते हैं, इसको किससे न्यू बार से डिनोट किया जाता है, = 1/λ होता है, राइट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, यहाँ पे मैं सिर्फ ये एनिमेशन दिखा रहा हूँ।
अब इससे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स का भी यहाँ पे देख लो, एक एनिमेशन मैंने बनाया है जो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखना। अब देख लो, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। किस तरह से निकालोगे? अब तुम्हें वेव नंबर इसका निकालना है। देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, राइट। और यहाँ पर तुम्हारा वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। उसको मीटर में चेंज कर लो, राइट। 4000 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, तो उसको 3 हट जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। अब तुम्हारा वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, तो 1/4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर, 6 पर मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1/λ है इसलिए। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 2.5 इंटू 10⁴ पर सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर तुमको वायलेट रेड का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो, जो वायलेट कलर होता है उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ होता है, राइट। क्योंकि मैंने बताया था तुम लोगों को न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी। अब देखो सी का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू c/λ, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर पता है तुम लोगों को? क्या करोगे पहले ये बताओ। ऊपर में 8 है, नीचे में 7 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो एक डाल दो 3 के पास, तो 30 इंटू 10⁻14 अपॉन 4, तो दैट इज 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। समझ में आया? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो दिख रहा है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ये कॉम्बिनेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे ही कोई चार्ज ऑस्किलेट होता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है तुम लोगों को? जैसे उसके अंदर से चार्ज ऑस्किलेट होगा। देखो ये तीनों वेव्स का किस तरह से बताया है, साउंड वेव्स इन एयर, वाटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखना तुम लोग, इसमें दिखाया जाएगा तुम लोगों को। ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी दिखाया गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करते हैं, राइट। अब इसके बाद जो है किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, राइट। ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ये नीचे में जो है वो वेवलेंथ है, ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी है। जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम फ्रीक्वेंसी। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज किया गया है 10⁻16 से 10⁸ तक, जो डिफरेंट वेव्स है, जैसे गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम क्या होगा? वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसके बारे में आप ये दिख रहा है तुमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यस, इसी यही जो है हमारा यूवी रेज के बाद और इंफ्रारेड से पहले ये जो स्पेस है यही हमारा स्पेक्ट्रम है, जिसमें तुम लोग कहते हो विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जो था विबज्योर। और यूवी को क्या कहा जाता है? ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है। अल्ट्रा वायलेट रीजन का कितना फ्रीक्वेंसी होता है? देख लो यहाँ पे 3.4 10⁻16 हर्ट्ज से लेके 7.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक। समझ में आया? और ये इंफ्रारेड रीजन जो है इसका फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है पता है? ये 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज से 3.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक। इसलिए रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। Yes, ultraviolet rays are not, infrared rays are not visible to the naked eyes. अब ये रेडियो जो तुम लोग सुनते हो, बोलते हो ना FM 98.3 रेडियो मिर्ची, ये फ्रीक्वेंसी रेडियो की जो होती है 10⁻9 हर्ट्ज से छोटा होता है। देख लो यहाँ पर 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻9 हर्ट्ज तक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के कारण रेडियो वेव्स का लॉन्ग रेडियो वेव्स भी है। अब देख लो यहाँ पर, जैसे तुम लोगों का मोबाइल में सिग्नल जो आता है ना, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी किस तरह से जाती है।
या फिर रेडियो का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है वो किस तरह से तुम्हारे रेडियो में सुनाई देता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है पता है? ये रेडार है, यही देख लो, ये तुम लोग बीटेक में पढ़ोगे, वो रेडार था। अब देखो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, किस तरह से फ्रीक्वेंसी घट रहा है, सबसे ज़्यादा किसका? गामा रेस। उसके बाद अब देखो ये दोनों जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से वेव नेचर के बारे में पता कर सकते हैं हम। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था कि हर एक इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब एंड इमिट्स एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, उसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ कि फोटोन जो है टकरा। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको कि वेव नेचर कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगा। वहाँ पे जो नॉट एक्सप्लेन था उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं किया था इन लोगों ने। तो फिर जो है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया वहाँ से हमें ये पता चला कि नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। और ये कौन थे हमारे? पहले मैक्स प्लांक साहब, इन्होंने अपना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दिया था, E = h²। अब देखो तुम लोग, ये देखो कोई भी मेटल पर अगर सनलाइट या फिर कोई भी रेडिएशन टकराता है तो वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, राइट, और कुछ पार्ट जो है उसके अंदर में एब्जॉर्ब होगा और कुछ ट्रांसमिटेड होगा। जैसे कभी तुम लोगों ने गोल्डस्मिथ या फिर वेल्डिंग वाले के पास गए होगे तो देखते होगे धीरे धीरे क्या होता है, वो आयरन का रॉड जो है रेड के रूप में टर्न होने लगता है, फिर धीरे धीरे देखना येलो होगा, फिर येलो के बाद वाइट होगा, और फिर फाइनली जब वाइट के बाद में देखोगे ये क्या है, ये सारे के सारे विजिबल स्पेक्ट्रम्स हैं, राइट। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे कम है, और हमारा वायलेट का क्या है? सबसे ज़्यादा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था इस कंसेप्ट के कॉन्ट्रेरी में लिया गया है इसको। देखो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का एक स्मॉल ओपनिंग जो वहाँ पे दिखा रहा है रेड कलर का, यहाँ से कोई भी आएगा तो उसके अंदर में जाने के बाद फिर वो बाहर नहीं, वो कंटिन्यूसली क्या होता है, एनर्जी उसके अंदर में ब्लैक बॉडी जो है सिर्फ एब्जॉर्बर नहीं है, एक परफेक्ट रेडिएटर भी है, इतना याद रखना। इसीलिए ब्लैक कलर का कपड़ा हम लोगों को गर्मी के दिनों में नहीं पहनने के लिए कहा जाता है। क्यों? ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी जो है सबसे बेस्ट थ्योरी है। इसमें सिर्फ जो है एनर्जी जो रेडिएट होते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं, वो इमिट भी करते हैं। यहाँ पे देख लो एक ग्राफ बताया गया है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बारे में। ये मैंने आपको उस दिन प्रीवियस वीडियो में बताया था इसके बारे में। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो फिर इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। देख लो यहाँ पे T1 T2 के रूप में डिनोट किया गया है। इस T2 जो है ये यहाँ का टेम्परेचर है, तो इंटेंसिटी देख लो सबसे हाई, और T1 देख लो यहाँ पे टेम्परेचर जब होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। टेम्परेचर घटेगा इंटेंसिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगा। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। ये 1900 में मैक्स प्लैंक साहब ने एक्सप्लेन भी किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। देखो हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दिया था, लेकिन मैक्स प्लैंक साहब ने क्या दिया था? रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी एंड नॉट कंटिन्यूसली। हाँ, मैंने उस दिन बताया था कि ये एनर्जी जो है पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, राइट। तो अब देख रहे हो तुम लोग, ये कंटिन्यूस वेव है और ये डिसकंटिन्यूस वेव है। तो अभी क्या है, ये डिसकंटिन्यूस वेव में जो रेडिएट करेगा तो एनर्जी तो इमिट होगा, तो ये जो एनर्जी इमिट होगा तो एनर्जी पैकेट्स के रूप में अलग अलग होकर, क्योंकि डिसकंटिन्यूस वेव है, उसी को क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है, क्वांटम ऑफ एनर्जी और क्वांटा एनर्जी। अब देख लो यहाँ पर
एक इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा एनर्जी मिलता है तो फर्स्ट लेवल से सेकंड में, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल में, जैसे उसको एनर्जी हाई मिलता है। लेकिन अगर तुम कहोगे कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल, सेकंड लेवल से थर्ड, तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस वेव हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच डी। यही है कि कितना एनर्जी रेडिएट हुआ, ये फ्रीक्वेंसी जो हमको मालूम होता है, इसीलिए यहाँ पे ई इज इक्वल टू एच डी, ये हमारा इक्वेशन। क्यों, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे तुमने देखा ना, टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी का इंटेंसिटी बढ़ा, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ई क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, और न्यू है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पर यही इनका सेकंड पोस्टुलेट था, और हम लोग जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो इसीलिए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा। क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एच सी बाय, क्योंकि न्यू का वैल्यू सिर्फ हमने क्या किया है, पुट किया। ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, अब हमने क्या किया, ई इज इक्वल टू एच सी बाय। समझ में आया कंसेप्ट। अब उनका जो पोस्टुलेट था उसमें कहा गया था, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी विल बी अ होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटा। ये मतलब उन्होंने कहा कि ये होल नंबर होगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू जो निकला है वो एन एच न्यू। एन क्या होगा, एक इंटीजर होगा, 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एन, मतलब ये इंटीजर, ये होल नंबर के मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा जो होगा, ये होल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा होगा। यही जो है 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। समझ में आया थर्ड पोस्टुलेट। अगर नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। अब इसके ऊपर में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब तुमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 4.96 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। क्या निकालना है तुमको, ई निकालना है। क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, राइट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, हमें ई निकालना है, और जो है न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और एच हमको पता है प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू, राइट। तो एच जो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब जो है हम लोगों को खाली वैल्यू पुट कर देना है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो ई इज इक्वल टू 4.96 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 3.286 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, क्या निकालना है हमको, तो एन इज इक्वल टू 1 मोल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये जो एन है वही नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है, समझ में आ रहा है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो अब क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू का। ई का वैल्यू अभी हमारा जस्ट निकला है, एन निकालना है हमको। ई का वैल्यू देख लो यहाँ पे, अभी एच न्यू आया था और 1 मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया, तो ई इज इक्वल टू 19.788 इंटू 10⁻4 जूल पर मोल। अब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, ये हमने पहले ही पढ़ा है पार्टिकल नेचर में, इमिट्स ऑल पॉसिबल रेडिएशन। ये फोटोन एनर्जी जो होता है इज इक्वल टू एच न्यू। तो अब जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे हर साहब, हेनरी हर साहब, इसको देख लो। इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम चैम्बर लिया, मेटल सरफेस का, इलेक्ट्रोड्स लिया, एक डिटेक्टर लिया, एक आमीटर लिया और बैटरी लिया। इसके अंदर में मेटल सरफेस में सीजियम, पोटाशियम, सोडियम या रुबिडियम लगा दिया। उसके बाद उन्होंने सनलाइट वहाँ से पास किया, तो देखा मेटल सरफेस के बाद टकराने के बाद ये जो आमीटर है उससे डिटेक्ट हुआ कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसी इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, no electrons are ejected from a metal if the incident light has frequency or less than certain minimum frequency value called threshold frequency। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, यही वो
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत ही जब लाइट जाता है तब जा करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। और द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये ऊपर वाला लाइन को ध्यान से पढ़ना। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये तीनों को एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान से पढ़ना। क्लासिकल फिजिक्स में जब इसको यूज करोगे तो ये एक भी लॉ काम नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्लासिकल फिजिक्स का रूल है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब जो है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन जो है हमारा गलत हो रहा है यहाँ पे। तो क्या किया इन लोगों ने, हेनरी साहब ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने देखा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ब्लैक बॉडी में तो एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से कहाँ तक एब्जॉर्ब करेगा, तो 4.3 से लेकर के 4.6 इंटू 10 टू द पावर 14 आवर्स तक। उसके बाद अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हुए, क्वेश्चन ये था। तो ये क्लासिकल फिजिक्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब देख लो यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुआ, फिर कितना फ्रीक्वेंसी इमिट हुआ, और इमिट होने के बाद कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स के। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। पोटाशियम मेटल पर ये लिया गया, तो देख लो अलग अलग सबका निकला है 5.0 इंटू 10 टू द पावर 14 आवर्स। अब जो है आइंस्टाइन साहब ने इस पर अपना थ्योरी कुछ दिया कि भाई 1921 में इन्होंने अपना थ्योरी दिया कि देखो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आप कर रहे हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल के रूप में बिहेव करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट जो है जितना टकराएगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। सो क्वांटा वेर कॉल्ड फोटोन्स। इन्होंने क्या कहा, क्वांटा जो है फोटोन्स को कहा जाता है। आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा कि कोई भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहता है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू हमारा थ्योरी है, अभी जस्ट हमने देखा एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब जो है ये जैसे ही कोई मेटल से टकराए, तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इनका थ्योरी एक अलग कंसेप्ट था। आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि कोई भी मेटल से ही क्यों निकल रहा है, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो जैसे ही उस पर ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन आया, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। इन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट हमने एक ग्राफ भी देखा था, तो यही फ्रीक्वेंसी का कितना फ्रीक्वेंसी लगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अब देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, बराबर। तो कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो उसके लिए एक मिनिमम लेवल आना चाहिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है, राइट। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा फ्रीक्वेंसी से छोटा होगा। E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। यहाँ पे देख लो न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच प्लांक्स कांस्टेंट, E एनर्जी ऑफ फोटोन। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, बराबर। अब इसी थ्योरी को देखो किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, क्योंकि उतना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आना चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, राइट। तो उसको क्या करेंगे, और एच न्यू जो होता है एच न्यू नॉट से बड़ा होता है, तब क्या करेंगे हम लोग, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट करेंगे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए कितना चाहिए, तो वो एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आना चाहिए। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम यहाँ पर एच न्यू नॉट को उस साइड ले जाएंगे तो एच न्यू क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है जिसको डब्ल्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। डब्ल्यू नॉट का मतलब हो गया वर्क फंक्शन। क्या हो गया, वर्क फंक्शन। अब देख लो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। वही एच न्यू नॉट जो है हाफ एम। देखो यहाँ पे मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वही वर्क फंक्शन अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम का कितना होगा, सोडियम का कितना होगा, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर,
सबका मास अलग अलग होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वर्क फंक्शन अब देख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, राइट। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। यहाँ पे देख लो, लेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। क्यों? लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा येलो में, और जब मोर इंटेंसिटी येलो में होगा तो देख लो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। जब कम लाइट दोगे तो फोटो, देखना तुम लोग के घर में भी जब ज़्यादा ट्यूबलाइट जलने लगता होगा ना, तो देखना बहुत गर्मी होने लगती है। अब इसके ऊपर में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देख रहा है तुम लोग क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 5.5 into 10 to the power 17 per second hits the metal. The work function of the metal is 3.62 into 10 to the power -12 erg. अब तुम क्या करोगे, क्या निकालना है तुमको? काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है? काइनेटिक। अब क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख दो, राइट। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब जो है h 6.626 into 10 to the power -27 अर्ग पर सेकेंड होगा। वर्क फंक्शन चूंकि अर्ग में दिया हुआ है इसीलिए उसको भी हम लोग अर्ग में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा, देखा तुमने 3.63 into 10 to the power -9 अर्ग। इससे क्या पता चला तुमको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है हर एक प्रकार के इंसिडेंट को एब्जॉर्ब करता है, उसी तरह से वो पॉसिबल रेडिएशन को इमिट करता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये बोर मॉडल के दोनों मेन थ्योरी था कि कैसे एनर्जी लेवल, मतलब किस तरह का एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो किस तरह से सीरीज बनेगी। तो हर एक विजिबल स्पेक्ट्रम को लिया गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब देखो यहाँ पे कोई अगर वाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है? तो ये क्या होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट में कन्वर्ट होता है, जिसको विबज्योर बोलते हैं हम लोग, राइट। ये क्या बोलते हैं हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, राइट। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट कन्वर्ट्स इनटू द 7 कलर, दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब देख लो हर एक लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी। जैसे 400 से लेकर के 700 तक, ये हमारा 400 किसका नैनोमीटर है? वॉयलेट का, और 700 रेड का। तुम लोगों ने रेनबो देखा होगा, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो ये क्यों दिख रहा है? देखना, सबसे ज़्यादा रेड दिखेगा, क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। और ये जब एक दूसरे में इमर्ज हो जाते हैं तो फिर वापस जब वो बाहर निकलते हैं तो वाइट कलर में निकलते हैं। और जब कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम होते रहेगा तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा, राइट। यहाँ पे ये फिगर को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, काम आएगा। देख लो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर के अंदर में रेडिएट करता है तो यहाँ पर जो ये ग्राउंड स्टेट से क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट्स में जाता है। किसी को भी आप देख लो, तुम्हारे अंदर ज़्यादा ताकत आएगी तो तुम नहीं उछलने लगोगे। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्राउंड स्टेट है, उसके अंदर में एनर्जी आएगा तो क्या होगा? वो एक्साइटेड स्टेट्स में जाएगा, और वापस जब एनर्जी उसका ले लोगे तो वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट्स टू ग्राउंड स्टेट, इसको एक सिंगल स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप में समझो। अगर ज़्यादा एनर्जी लेवल है, अब देख लो यहाँ पर ये तीनों वेवलेंथ दिख रहा है तुम लोगों को, λ1, λ2, λ3। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से स्पेक्ट्रम निकल रहा है, राइट। और जब वो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम जो होता है, जहाँ से एक वाइट लाइट जो है कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम मतलब लाइट को बाहर निकल रहा है, तो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम में एंड इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज, यू कैन सी हियर अबाउट द इमिशन। अब इसमें क्या हुआ कि लाइन स्पेक्ट्रम बनने लगे, कि जो जितना ब्राइट था, जो जितना डार्क था, उस सब के लिए ब्राइट लाइट
पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ। देखो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। इसको इमिशन स्पेक्ट्रम में देख लो और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देख लो। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, ब्राइट लाइंस, और एब्जॉर्प्शन में डार्क लाइंस। अब देखो सोर्स, सैंपल, प्रिज्म और ये फोटोग्राफिक प्लेट, किस तरह से ये लाइट कन्वर्ट्स होते हैं। गॉट इट? ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है बहुत सारे सीरीज है डार्क लाइंस के, तो यही सीरीज जो है अब तुम लोगों को नाम पता चलेगा इमिशन लाइट स्पेक्ट्रम में कि आखिर ये कौन कौन से स्पेक्ट्रम है। द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा टू डिटरमाइन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब तुम लोग 12th के बाद केमिस्ट्री ऑनर्स लोगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बुक ही आएगा। ये कौन कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रम जो है, किस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसको कहा जाता है। इमिशन स्पेक्ट्रम में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और नियॉन, तुम लोग अपना फिंगरप्रिंट देख रहे हो तो वो सब एनर्जी लेवल्स है वही, जैसे सोडियम, मरकरी और लिथियम का यहाँ पे लिया गया है और सबका एटॉमिक स्पेक्ट्रा करके देखो यहाँ पे दिखाया गया है तुम लोग को। ये जर्मनी के केमिस्ट थे रॉबर्ट बेंसन साहब, इन्होंने इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया रॉबर्ट बेंसन साहब ने, और फिर इन्होंने बताया कि क्यों रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, ये सब किस तरह से ग्रुप क्यों है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से ये सारे एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया। ये अब हीलियम जो है, सन के अंदर में कौन कौन सा है, हीलियम और हाइड्रोजन। सोर्स ऑफ इंफरोमीटर, अब देख लो यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को निकाला गया है, किस तरह से हाइड्रोजन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड में, सेकेंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ एनर्जी। अब ये हमारा डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास किया गया हाइड्रोजन। अब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से, अब जैसे एनर्जी कम हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वापस जो है ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, थर्ड से सेकेंड में, सेकेंड से फर्स्ट में। अब देखो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, स्लिट, प्रिज्म, और किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर में बना। तो ये जो एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब देख लो यहाँ पे किस तरह से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड। 1885 में ये जॉनसन जैकब बाल्मर ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उसका बाल्मर सीरीज नाम हो गया। इसमें जो है स्पेक्ट्रम हम लोग को दिखता है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होता है, 400 से 700 के बीच में होता है, जिस कारण से आपको इसका वेवलेंथ दिखता है। उसी तरह बाल्मर के बाद पास्चन आया, ब्रैकेट आया, प्रीफंड आया, तो हर एनर्जी लेवल्स को आपको दिखना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला याद रख लेना, बाल्मर का फॉर्मूला था 109677 1/1 n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा तुमको, बाल्मर्स का ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये बहुत ही न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। एनर्जी लेवल 3, 4, 5 तक जाएगा वहाँ पे, लेकिन याद रखना n2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n1। उसके बाद रेडबर्ग साहब आएंगे, जॉनसन रेडबर्ग, नाम सुने हो इनका, रेडबर्ग कांस्टेंट, वही है रेडबर्ग कांस्टेंट 109677। तो ये जो इक्वेशन दिया था ये रेडबर्ग साहब ने दिया था, 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/nt स्क्वायर n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो न्यू नॉट का वैल्यू है 1096, अगर उन्होंने कहा n1 का वैल्यू अगर बड़ा हो गया तो फिर तो नहीं, n2 हमेशा बड़ा होना चाहिए, n1 हमेशा छोटा होना चाहिए। हाँ देख लो यहाँ पे n1 का वैल्यू 1 2 होगा, लेकिन n2 का वैल्यू n1 + 1 होगा, मतलब n2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n1, मतलब n1 + 1 = n2। सीधा सीधी समझो, n2 का वैल्यू कितना होगा, n1 + 1, जैसे वहाँ पे दिख रहा है तुमको। तो ये 109677 को उन्होंने अपना रेडबर्ग ने अपना कांस्टेंट दिया। अब देखो यहाँ पे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। देख लो यहाँ पे ये द स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। इस चीज़ के बारे में मैं बहुत डिटेल में भी जाऊँगा। अभी फ़िलहाल जो भी तुमने वीडियोस में देखा
राइट। इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ये नंबर N1 और N2 समझ में आया। तो अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा, इस वीडियो में क्या आपको समझ में आया, कुछ समझ में आया? ये एक एनिमेशन टाइप का वीडियोस था पूरे चैप्टर का। और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं, ये चीज़ हमें सीखने को मिला। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आप लोगों को ये समझना है कि कोई भी कंसेप्ट जब हमारे माइंड में विजिबल होता है ना, मतलब इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया कि आके ये वीडियोस को देख करके आप समझ सको कि प्लांक्स ने क्या कहा था, लाइमन सीरीज क्या है, बाल्मर सीरीज क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट कैसे आया, या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, क्वांटम किसको कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप कंसेप्ट के रूप में समझोगे ना तो मज़ा आएगा। जैसे अभी आपने देखा मैंने 2-4 न्यूमेरिकल्स भी उसमें सेट किया गया, तो उस सारे न्यूमेरिकल्स को आप एक 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ो। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दूँ, राइट, अगर फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻10 मीटर है तो इससे कितना एनर्जी स्प्लिट होगा? तो क्या बोलोगे आप लोग? E = h, सीधा सीधी फॉर्मूला। h का वैल्यू कितना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का? 6.636 × 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 4 × 10⁻10। बात समझ में आया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी निकल जाएगा आपका कितना। उसी तरह यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपको बताया गया था कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में hν विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन hν0। मैंने बताया ना उस मेटल में से किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखा होगा तुम लोगों ने, हर एक मेटल जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप सीखते हो, समझते हो, कंसेप्ट मिलता है तो उसको एक नोटबुक में लिखा करो। और जैसे ये कंसेप्ट आपको मिलेगा तो डेफिनेटली है कोई भी न्यूमेरिकल होगा सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अगर मान लो कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला आता है, क्या ये सारे न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या है? अगर फॉर्मूला तुम्हारा क्लियर है, राइट, फॉर्मूला आता है, कांस्टेंट की वैल्यूज आती है, तो क्या होता है हम लोग को सिर्फ उस फॉर्मूला के ऊपर में उसको सेट करना होता है। अगर फॉर्मूला के ऊपर में सेट करना आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले 2 चीज़ हमेशा याद रखना है, क्या क्या दिया हुआ है एक साइड लिख लेना और क्या क्या मांग रहा है एक साइड लिखना, और उसको कौन से फॉर्मूला से कोरिलेट करना है जिससे हमारा जो निकालने वाला है वो इजीली निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर तुमको न्यू दिया हुआ था और मैं पूछूं कि इसका वेवलेंथ कितना होगा, तो तुम्हें दिमाग में तुरंत आना चाहिए C = hν, और सर ने पूछा है लैम्डा कितना होगा, तो न्यू जो होता है कितना होता है C = hν, सॉरी यहाँ पर E = hν है, सर ने लैम्डा कहा है, C = होता है लैम्डा × न्यू, और न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो न्यू का वैल्यू दिया है और हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा C/μ। तो सबसे पहले दिमाग में यही रखना है कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन में दिया है उसको एक साइड लिख लेना है, क्या क्या निकालना है उसको एक साइड लिखना है, और उसके बाद फॉर्मूला से कोरिलेट करके उस फॉर्मूला के ऊपर रख देना है। इजीली आपका, हाँ थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह में होता है कि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल आपको कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो ही आप जो है ये न्यूमेरिकल्स हो या कुछ भी, ये पूरा समझ जाओ, पूरा बैकबोन है पूरे केमिस्ट्री का। और अगर जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, इतना याद रखना। ये 2 चैप्टर होते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। जिस बच्चे ने इस दोनों चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया तो केमिस्ट्री का ABC उसको आएगा। ABC कहने का मतलब वो स्टैंड हो सकता है केमिस्ट्री में, कोई भी उसके साथ जो है ना, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि तुमको केमिस्ट्री नहीं आ रहा। इसीलिए ये 2 चैप्टर जब भी पढ़ना, कौन कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा चैनल खोलना है यूट्यूब पे, और उसमें जा करके सोनू कुमार प्ले लिस्ट में जाना, क्लास 11 केमिस्ट्री, लगभग 10-15 वीडियोस अपलोडेड हैं। उसमें से हर एक वीडियो को ध्यान से देखना और जो जो कंसेप्ट समझ में आए उसको एक नोटबुक में लिखना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नेट से डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो। जो नहीं समझ में आ रहा है उस न्यूमेरिकल्स को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सर ये न्यूमेरिकल्स मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं वहीं पर इंस्टेंट सॉल्यूशन दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये सारे, फिर भी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जब तक बोर्ड पे नहीं समझाऊंगा आप लोगों को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी और मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो सारा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें और अपना सुझाव मुझे दे, सजेस्ट करें मुझे कि सर ये थोड़ा ऐसा करो, तो हम लोग ज़्यादा बेटर से समझेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।